हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपोजिशन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल होती है, 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स हैं और 470 के अराउंड आर्टिकल्स हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और शेड्यूल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एक नेशन की गवर्नेंस में। तो अब हम पढ़ने वाले कि हर एक पार्ट में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं और कौन से शेड्यूल में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि जो हमारी यूनियन है और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया, यानी जो हमारा इंडिया का नेम है, फिर जो स्टेट है उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, कितनी कहाँ तक बाउंड्रीज़ है, कौन से स्टेट की बाउंड्रीज़ है, यानी वो सब हमारा फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं वो 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल कवर होते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल कवर होते हैं। जैसे हमारा आर्टिकल 9 है, उसमें कहा गया है कि इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बेसिकली बताया गया पार्ट 2 में कि किस तरह से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, किस तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे बाई बर्थ मिलती है सिटीजनशिप, या फिर किस तरह से सिटीजनशिप लेने के लिए रजिस्टर किया जा सकता है। तो वो सब इस पार्ट में प्रोविज़न्स दिए गए हैं। फिर पार्ट 3 में जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब डिटेल में इस पार्ट में बताए गए हैं। आर्टिकल जो कवर होते हैं इसमें 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्टेट के लिए एक इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अगर स्टेट को कोई भी लॉ बनाना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये कोशिश की जाती है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर कोई भी एक्ट बनाया जाए। इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं वो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल हैं। फिर पार्ट 4 में ही बाद में एक और पार्ट ऐड किया गया था जिसको पार्ट 4A नाम दिया गया। इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जो आर्टिकल इसमें कवर होता है 51A है। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसके क्या क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, कौन कौन उसके पार्ट है, वो सब पार्ट 5 में बताया गया है। इसके तहत जो आर्टिकल कवर होते हैं 52 से लेकर 151 तक। पार्ट 6 में फिर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। सेम वही स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स, उसके फंक्शंस, वो सब पार्ट 6 में बताए गए हैं। पार्ट 7 जो है वो डिलीट कर दिया गया था। ये जो इनिशियली जब हमारी स्टेट्स ऑर्गेनाइज हो रही थी तो उस टाइम पे पहले हमारे स्टेट्स को 4 क्लासेस में बांटा गया था, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और D। तो पार्ट B की जो स्टेट्स थे उनको कुछ प्रोविज़न्स दिए गए थे, तो इस पार्ट को डिलीट किया जा चुका। 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उसके तहत इस पार्ट को डिलीट कर दिया गया था। 238 आर्टिकल था इसके अंडर में, तो उसको भी डिलीट किया जा चुका। फिर आता हमारा पार्ट 8। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया कि प्रेजेंटली हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ हुआ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस तरह से 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और उनकी क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस हैं, वो सब पार्ट 8 में बताया गया है। 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। पार्ट 9 में पंचायत की पावर, उसके फंक्शंस के बारे में बताया गया। पंचायत क्या होती है, रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट होती है। तो इसमें जो आर्टिकल आते हैं 243 से लेकर 243O तक है। इन 243 के बाद जो प्रोविज़न ऐड हुए थे तो उन आर्टिकल्स को 243A, 243B, C ऐसे लेकर O तक जो आते हैं आर्टिकल वो पंचायत से रिलेटेड है। फिर 9 में फिर बाद में पार्ट ऐड किया गया था 9A, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ये जैसे पंचायत हमारी रूरल एरियाज़ में वर्क करती है, वैसे म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती है वो अर्बन एरिया में वर्क करती है। इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 243P से लेकर 243ZG तक होती हैं।
फिर पार्ट 9B ऐड किया गया जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं 243ZH से लेकर 243ZT तक है। फिर पार्ट 10 में हमारे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताया गया है और क्या क्या इनको प्रोविजंस दिए गए हैं वो सब डिटेल में पार्ट 10 में बताया गया। शेड्यूल एरिया वो होते हैं जहाँ पर हमारी कुछ जनजातीय लोग जो रहते हैं, अब उनका कोई अपना एक अलग से कल्चर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। तो वो सब पार्ट 10 में आता है हमारा। 244 और 244A आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। पार्ट 11 में बताया गया कि यूनियन और स्टेट के बीच क्या क्या रिलेशन है, यानी जो सेंटर और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से एक दूसरे के कोऑपरेशन में वर्क करते हैं, वो सब पार्ट 9 में बताया गया है। 245 से लेकर 263 तक इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। फिर पार्ट 12 में जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स, जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लीगल राइट्स होते हैं इंडिविजुअल के पास, वो सब पार्ट 12 में बताए गए हैं। तो जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको भी रिमूव करके आर्टिकल 300A में के तहत इस पार्ट में ऐड कर दिया गया था पार्ट 12 में, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बना दिया गया था। तो इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 264 से लेकर 300A तक कवर होते हैं। फिर आता है पार्ट 13। पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स के बारे में बताया गया है कि इंडियन टेरिटरी में, हमारे इंडिया में हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि वो कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वो पार्ट 13 में बताया गया है। 301 से लेकर 307 तक इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। फिर आता है पार्ट 14। पार्ट 14 में सर्विसेज का जिक्र है जो यूनियन और स्टेट के अंडर आती हैं। ये 308 से लेकर 323 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। फिर पार्ट 14A बाद में ऐड किया गया था जिसमें ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ट्रिब्यूनल्स क्या होती है, एक तरह से कोर्ट की तरह ही ये फंक्शन करती हैं, और ट्रिब्यूनल्स बनने के बाद कोर्ट पर जो वर्कलोड है वो भी काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि क्या होता है कुछ केसेस को ट्रिब्यूनल भी हैंडल करता है। और जैसे ट्रिब्यूनल जो होता है वो काफ़ी स्पीड से ट्रायल होता है यहाँ पर, अगर कोर्ट से कंपैरिजन करें तो हम। तो इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 323A से लेकर 323B तक कवर होते हैं। फिर आता है पार्ट 15। पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बताया गया है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या पावर्स हैं, क्या उसके फंक्शन हैं, किस तरह से वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब पार्ट 15 में बताया गया है। 324 से लेकर 329A तक इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। पार्ट 16 में कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं स्पेशल क्लासेस के लिए, जैसे हमारी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो इन सब के लिए कुछ स्पेशल जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो पार्ट 16 में बताए गए। हमारे आर्टिकल जो इसमें कवर होते हैं 330 से लेकर 342A तक है। फिर आता पार्ट 17 में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र है, जैसे कि इनिशियली हमारी 14 लैंग्वेज थी, अभी 22 है। तो किस किस लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है वो सब पार्ट 17 में है। 343 से लेकर 351 तक इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। फिर आता है पार्ट 18। पार्ट 18 में इमरजेंसी के प्रोविज़न दिए गए हैं, और इसमें जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 19। पार्ट 19 में मिसलेनियस, यानी जो भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी पार्ट में फिट नहीं बैठ रहा था उसको मिसलेनियस में डाल दिया गया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी हैं, कुछ कीवर्ड हैं, तो उन सब की जो डेफिनेशन है, उन सब के जो मीनिंग है वो इसी पार्ट में दिए गए हैं। इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 361 से लेकर 367 तक है। पार्ट 20 में हमारा आर्टिकल 368 आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो कैसे लाए जा सकते हैं, उन सब के जो प्रोविज़न है, उन सब के जो रूल्स हैं वो सब पार्ट 20 में दिए गए हैं। फिर आता पार्ट 21। पार्ट 20 में कुछ टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, जैसे कि हमारा आर्टिकल 370 था या 35A था, वो सब हमारे इस पार्ट में आता है, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रोविज़न दिए गए थे स्टेट्स को, जिनको बाद में
टाइम के हिसाब से चेंज किया जा सकता था। तो ये सब हमारे इस पार्ट में डाले गए थे और इसमें जो आर्टिकल है 369 से लेकर 392 तक आते हैं। फिर हमारा पार्ट 22, इसमें शो टाइटल्स कमेंसमेंट्स के बारे में बताया गया। 393 से लेकर 395 तक इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। तो अब जो हमारे ये बाद में जो पार्ट ऐड हुए थे, जैसे 22 पार्ट थे इनिशियली हमारे, अब 25 हो चुके हैं। तो कौन कौन से पार्ट कब ऐड हुए थे, ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो पार्ट 7 जो डिलीट हुआ था वो 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत डिलीट किया गया था, जो कि 1956 में लाया गया था। जो पार्ट 4A और पार्ट 14A ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में, उसके तहत ये दोनों पार्ट ऐड किए गए थे। फिर पार्ट 9A को 1992 में ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पार्ट 9B को 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में ऐड किया गया था। फिर आते हैं हमारे शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें जो हमारा स्टेट्स है हमारी, उनके नेम्स दिए गए हैं। फिर कितना, कौन सी स्टेट का कितना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, यानी बाउंड्रीज़ कहाँ तक आती हैं, तो वो सब हमारा फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। और फिर यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी इसी शेड्यूल में बताया गया है। वही 1 और 4 आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। सेकंड शेड्यूल आता है हमारा। सेकंड शेड्यूल में प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे इमोल्यूमेंट्स और अलोवेंसेस से रिलेटेड। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के, या फिर हमारे कैग हो गए, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हो गए। इन सब की जैसे सैलरीज होती है हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है, तो इन सब के जो भी सैलरीज है, अलोवेंसेस है, वो सब सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं, उन सब के प्रोविज़न। और इसमें एक नोट ये भी है कि जो पीएम है हमारे, प्राइम मिनिस्टर है या फिर काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, उन सब के जो सैलरी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सेकंड शेड्यूल में नहीं दिए गए हैं। इसमें ये सब आर्टिकल कवर होते हैं 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221, ये आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। फिर आता थर्ड शेड्यूल। इसमें शायद दिख नहीं रहा स्लाइड में। थर्ड शेड्यूल में जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जो मिनिस्टर्स, जैसे इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आती है तो उनको जो ओथ दिलाई जाती है, ओथ और जो अफर्मेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर वो हमारे थर्ड शेड्यूल में आते हैं। फिर आता है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में हमारे जैसे राज्यसभा की कितनी सीट है, वो कौन सी स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट अलोकेट हुई हैं, या यूनियन टेरिटरीज़ को कितनी सीट दी गई है राज्यसभा में, तो वो सब हमारा फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। आर्टिकल 4 और 80 में कवर होता है। फिर फिफ्थ शेड्यूल आता है। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविज़न दिए गए जो शेड्यूल्ड एरिया हो गए हमारे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई, उनके वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के जो प्रोविज़न दिए गए वो फिफ्थ शेड्यूल में दिए गए हैं। यानी इनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं ताकि इनकी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जा सके, इनकी लैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन ट्राइबल एरियाज़ के जो भी प्रोविज़न है वो फिफ्थ शेड्यूल में दिए गए हैं और इसमें 244 आर्टिकल आता है। सिक्स्थ शेड्यूल में प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज़, कुछ स्पेशल स्टेट्स है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 4 स्टेट्स को कुछ अलग से स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, तो वो सिक्स्थ शेड्यूल में रखे गए हैं। इसमें जो आर्टिकल आता है 244 और 275 आते हैं। फिर आता है सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल में बताया गया है कि जो हमारी पावर है वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड हो रखी है। 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है अभी, जैसे कि
हमारा रेलवेज से रिलेटेड कोई भी एक्ट या लॉ बनाना हो, बैंकिंग से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे। तो इनमें कोई भी लॉ या एक्ट या कोई भी डिसीजन लेना हो इनके लिए, तो वो सेंटर के हाथ में होता है। फिर आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में हमारे कुछ सब्जेक्ट आते हैं जैसे पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड। इन पर क्या होता है, स्टेट के पास पावर होती है इनसे रिलेटेड मैटर्स में रूल बनाने की। फिर कंकरेंट लिस्ट में आते हैं हमारे 52 सब्जेक्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें सेंटर के पास भी पावर होती है और स्टेट के पास भी, कि वो उन पर रूल बना सकते हैं। जैसे इसमें आता है हमारा एजुकेशन हो गया या फिर फॉरेस्ट हो गया, ये सब हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसमें जो आर्टिकल कवर होता है 246 आर्टिकल है। फिर आता है हमारा 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं। जिन जिन लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है वो सब लैंग्वेज हमारी 8th शेड्यूल में दी गई है। पहले क्या था, 14 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, अभी ये 22 हो चुकी हैं। अब कुछ जैसे ये आप पूछ लिए जाते हैं कि अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत कौन सी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाला गया था। 1967 में अमेंडमेंट हुआ था 21st, उसके तहत सिंधु जो लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में रखा गया था। फिर 71st अमेंडमेंट के तहत 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर 92nd अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, बोडो, मैथिली, डोगरी और सांथाली को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और 8th शेड्यूल में रखा गया। इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 344 और 351 है। फिर आता है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड एक्ट और रेगुलेशन दी गई है। जैसे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड या फिर जो जमींदारी सिस्टम है अबॉलिश किया गया था, ये जो 9th शेड्यूल था वो 1951 में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट अमेंडमेंट था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या हुआ था, अभी ओरिजिनली क्या थे, इसमें 13 एक्ट थे, 13 एक्ट थे और अभी इसमें 282 एक्ट हैं। जैसे उस टाइम पे क्या था, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को लैंड चाहिए थी और उस टाइम पे क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारे फंडामेंटल राइट में आता था। तो लोगों से लैंड एक्वायर करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, ये जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन थे उनको 9th शेड्यूल में रखा और फिर उन्होंने ये रूल बना दिया था कि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट और रेगुलेशन है उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन बाद में 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है कि जो 9th शेड्यूल में जितने भी एक्ट रेगुलेशंस है वो सब ओपन है जुडिशियल रिव्यू के लिए, कि उनकी जांच हो सकती है और उनकी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे तो वो वैलिड है, नहीं तो फिर उनको नल किया जा सकता है। तो इसमें जो आर्टिकल कवर होता है 31B आर्टिकल इसमें कवर होता है। फिर आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में जैसे जो 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसमें जैसे मेंबर्स होते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे एक पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई मेंबर है, अगर वो उस पार्टी के अगेंस्ट जाकर उसके जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उसके अगेंस्ट जाता है या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसका डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है पार्लियामेंट से। तो वो हमारा 10th शेड्यूल में दिया गया, इसलिए इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं वो 102 और 191 है। 11th शेड्यूल में पावर्स और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई है पंचायत्स की। ये जो शेड्यूल ऐड किया गया था ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, उसके तहत 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। इसमें क्या है, 20 जो हमारे स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उसमें से 29 मैटर्स है वो पंचायत के पास आते हैं। इसमें जो आर्टिकल कवर होता है 243G आर्टिकल इसमें कवर होता है। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं।
इसमें 18 सब्जेक्ट को डाला गया है और ये जो शेड्यूल है वो 1992 में ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आर्टिकल जो इसमें कवर होता है 243W आर्टिकल इसमें कवर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये हमने पार्ट और शेड्यूल्स पढ़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।